अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि वक्त के साथ साथ अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स की तादाद में और उनको जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके फंक्शंस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी भी सैटेलाइट्स आज रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड अर्थ, वो एक्चुअली कोई एनर्जी इस्तेमाल करती ही नहीं है। हो गए हैरान? मेरे कहने का मकसद ये है कि सोलर पैनल तो लगे हुए होते हैं सैटेलाइट्स में, जिसके ज़रिए अंदर का सारा सिस्टम काम कर रहा होता है, बट कोई भी सैटेलाइट जब रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ तो उस वक्त उसे किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि उस वक्त सैटेलाइट कुछ भी वर्क डन नहीं कर रहे। अब आप कहोगे कि सर ये पता नहीं क्या बात कह रहे हैं कि वर्क डन नहीं हो रहा, वो तो इतना मूव तो कर रही है। तो सबसे पहले इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप वर्क की डेफिनेशन को सही तरीके से जानेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग वर्क का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके डिफरेंट केसेस को देखेंगे, उसको मालूम करने के डिफरेंट तरीके देखेंगे और इसी वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिलेगा कि क्यों सैटेलाइट जब रिवॉल्व करती हैं अराउंड अर्थ तो उन्हें किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए वर्क की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और जो पहली डेफिनेशन है वो है फिजिकल डेफिनेशन। वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिजिक्स के लिहाज से जो काम है वो तब होता है जब कोई फोर्स अप्लाई होती है किसी बॉडी पे और उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाती है उस बॉडी में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी आपके फोर्स की वजह से कुछ फासला तय कर ले, कुछ हटाव तय कर ले, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो इसे कहते हैं वर्क। ठीक है ना, काम। फिजिक्स में काम का यही मतलब है कि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना और उस फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेना। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वर्क डन होती है बाय अ कांस्टेंट फोर्स, जो कि कांस्टेंट होती है, फोर्स चेंज नहीं होती, ना बढ़ती है ना कम होती है, एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो कंपोनेंट होता है फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में और जो डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, वो दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें वर्क मिल जाता है। एक तो बात हो गई बॉडी पे फोर्स का लगना और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट का कवर होना, वर्क है। बट वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो वो होता है प्रोडक्ट। कौन सी दो चीज़ों का प्रोडक्ट? फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और उसको मल्टीप्लाई कराते हैं डिस्प्लेसमेंट से, तो जो हासिल होता है वो कहलाता है वर्क। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? वर्क इज द स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का। ठीक है ना, हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का ऐसा तरीका कि मल्टीप्लाई तो वेक्टर्स होते हैं बट मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वो स्केलर होता है। दैट्स वाई इसका नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। और वर्क कौन सी दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है? एक है फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है उसी को वर्क कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि एक शख्स जो है वो एक बॉक्स को डिस्प्लेस करा रहा है इस एक पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसको हमने एस से शो करा है और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है एफ। तो अगर इस सिचुएशन के अंदर कुछ भी मामला चल रहा है तो वर्क को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, ये हो गई फोर्स, ये हो गई फोर्स जो कि अप्लाई हो रही है, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट और दोनों के दरमियान में कुछ भी बनने वाला एंगल है। ये आ गई फोर्स और ये आ गई डिस्प्लेसमेंट, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जिन दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है वो ऐसे लिखते हैं हम एफ डॉट एस। ठीक है, तो एफ डॉट एस का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि हम जब डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था तो उसका मुताबिक ए डॉट बी बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का कोसाइन मालूम किया जाता है। तो इसका मतलब यही आएगा। अब इसको डिफाइन करने के दो तरीक़ेकार हो सकते हैं। या तो मैं कह दूं कि वर्क बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई करा लो। या फिर ये हो सकता है कि वर्क बराबर होता है फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को, फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करा दो डिस्प्लेसमेंट से। जो इससे पिछली वाली डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना
कि जो फोर्स होती है, जो हमने फिजिकल डेफिनेशन पढ़ी थी दूसरी वाली, उसके मुताबिक जो फोर्स है, ये देखो, प्रोडक्ट होगा फोर्स का, जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो यही वाला बनेगा कि ये आ गया हमारे पास W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एस, या इस तरीके से लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। और एक बड़ी अहम बात यह है कि जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो कोई वर्क नहीं करता। ठीक है, डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क, उसमें किसी भी किस्म का काम नहीं होता। असल में जो कंपोनेंट काम कर रहा है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कॉस थीटा वाला, साइन थीटा वाला नहीं करता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एंगल जो है वो चेंज भी तो हो सकता है ना, तो जो एंगल है उसी के ऊपर जो है वो वर्क के डिफरेंट केसेस डिपेंड करते हैं, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन याद रखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो आपको उसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट मालूम करना होगा, जो कि एफ एस कॉस थीटा के बराबर आता है। क्या डायमेंशन बनेगा, क्या नेचर बनेगा? देखिए, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वो तो मैंने आपको बताया। कैसे पता चलेगा? दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और उसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? फॉर्मूला मैंने आपको भी क्या बताया, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा का तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट की अपनी डायमेंशन होती है एल। तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के बराबर। ठीक है ना, ये है इसकी डायमेंशन। और अगर फॉर्मूले की मदद से हम लोग यूनिट निकालना चाहें तो वर्क के यूनिट्स भी बहुत सारे हैं। जो एसआई सिस्टम है, जो कि हमारा एम के सिस्टम होता है, वो जूल के बराबर होता है। और एक जूल का मतलब क्या है? एक जूल उस वर्क को कहते हैं अगर हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उस फोर्स की वजह से 1 मीटर का फासला तय कर ले। सही ना? तो 1 जूल जो है वो बेसिकली बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने पे 1 मीटर का फासला तय होता है, तो उसे 1 जूल कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम के अंदर अर्ग जो है वो इसका यूनिट होता है, और एफपीएस सिस्टम में फुट इनटू पाउंड होता है, क्योंकि एफपीएस सिस्टम के अंदर जो डिस्टेंस है उसको हम फुट में मेजर करते हैं, और जो फोर्स है उसको हम पाउंड में मेजर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे न्यूटन मीटर है, वैसे ही पाउंड फुट या फुट पाउंड जो है वो यूनिट होता है वर्क का। ठीक है जी, अब आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क क्या क्या हो सकते हैं, वर्क डिफरेंट केसेस में किस तरीके से काम करता है। तो याद रखिए, सबसे पहले दे रहा 3 केसेस ऑफ वर्क। पहला हो सकता है मैक्सिमम वर्क, दूसरा वर्क होता है मिनिमम वर्क, और तीसरा वर्क जो है वो कहलाता है नेगेटिव वर्क। 3 टाइप के वर्क हो सकते हैं, मैक्सिमम वर्क हो सकता है, मिनिमम वर्क हो सकता है, या नेगेटिव वर्क। और हमें बारी बारी समझना है कि हर एक का क्या मतलब है, मैक्सिमम वर्क कब कब होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब इस किस्म की सूरत हाल हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। तो इस केस में जो एंगल है वो कितना बन रहा है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, क्योंकि आप देखिए दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, इस वजह से इसे हम कहते हैं सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं डेफिनेशन इस्तेमाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो वर्क दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है। किस किस का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट को रिमूव करते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब इस केस के अंदर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है फोर्स भी इसी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, सेम डायरेक्शन में। तो थीटा बराबर है 0 डिग्री के। देयरफॉर वर्क क्या होगा? वर्क हो जाएगा एफ एस और कॉस 0। कैलकुलेटर होगा आपके पास, नहीं तो वैल्यू भी याद रख सकते हो। कॉस 0 बराबर होता है 1 के, इसलिए जो फाइनल आंसर आएगा वर्क का वो आ जाएगा एफ एस। कॉस 0 की जगह पे 1 आएगा, और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर आता है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क तब पॉसिबल है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 0 बनता है। और जब भी 0 डिग्री एंगल बनता है तो जो मैक्सिमम वर्क डन है वो आप f को s से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मैक्सिमम वर्क की, जहाँ पर पहली एग्जांपल हमारे पास नज़र आ रही है
जहां एक टॉय कार है और उस टॉय कार पर फोर्स अप्लाई की गई और वो सीधी सीधी मूव कर गई। देखो अभी जब बच्चा फोर्स अप्लाई करेगा तो इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम होने का मतलब मैक्सिमम वर्क होगा। दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है कि अगर हमारे पास एक शॉपिंग कार्ट है और हम उस शॉपिंग कार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप देख रहे हैं फोर्स भी इसी तरफ अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है, तो इसका मतलब शॉपिंग कार्ट को पुश करना भी एग्जाम्पल है मैक्सिमम वर्क की। तीसरी एग्जाम्पल अगर देखते हैं मैक्सिमम वर्क की, तो देखो यहाँ पर एक जो है वो कार्ट है जिसको जो है ये लड़का पुश कर रहा है, तो आप देख रहे हो फोर्स भी वो इसी तरफ अप्लाई कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ कर रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन में होना एक और एग्जाम्पल हो गई मैक्सिमम वर्क की। ठीक है जी। सेकेंड काइंड ऑफ वर्क होता है मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क से क्या मुराद है? अगर किसी बॉडी पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल 90 डिग्री बनता है तो जो काइंड ऑफ वर्क होगा वो मिनिमम वर्क होगा। तो ये जो सेकेंड वाला केस है हमारे पास, इसमें हम कहेंगे जो थीटा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके जहन में शायद आ रहा हो कि 90 डिग्री में फोर्स हम ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी डिस्प्लेस ऐसे कैसे हो सकती है यार, फोर्स ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो मैं आपको समझाऊंगा अभी एग्जाम्पल्स में। पहले ज़रा समझ लो अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। अगर वही फॉर्मूला दोबारा समझें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की डेफिनेशन को अगर इस्तेमाल करें तो वर्क दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट को रिमूव करते हैं तो बराबर आता है एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर आ गया एफ एस कॉस थीटा के। नाउ थीटा कितना है? थीटा बराबर है 90 डिग्रीज, देयरफॉर अगर वर्क का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एस कॉस 90। तो फिर दोबारा वही, अगर आपको याद नहीं है वैल्यू तो कॉस 90 कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, बराबर आएगी 0 के, और फिर जब हम वैल्यू पुट करेंगे एफ एस कॉस 90 की जगह पे 0 आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर टोटल आंसर 0 हो जाता है। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल बनता है 90 डिग्री तो इट मीन्स देयर इज नो वर्क डन, कोई भी काम नहीं हो रहा होता उस अप्लाइड फोर्स की वजह से। ये बात आप याद रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। पहले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ खवातीन हैं और वो सर पे टोकरी उठाए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हैं। तो आप इस केस में कोई वर्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, और जो इन्होंने फोर्स अप्लाई की हुई है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रही हैं, जिससे चीज़ को इन्होंने उठाया हुआ ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल है एक मिनिमम वर्क की। मिनिमम वर्क की एक और एग्जांपल है, एक शख्स जो है वो बैकपैक पहना हुआ है और वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। अब बात ये है कि ये इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और जो बैकपैक के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है, जो इसके शोल्डर्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ कर रहे हैं। तो दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो दोबारा कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। अब जाहिर सी बात है अगर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो केस बन रहा है वो मिनिमम वर्क का केस बन रहा है। ठीक है। और तीसरी एग्जांपल मिनिमम वर्क की हमारे लेक्चर का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ तो उसे किसी किस्म की एनर्जी नहीं चाहिए होती क्योंकि वो वर्क कर ही नहीं रही होती। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब सैटेलाइट किसी भी पॉइंट पर हो तो जो फोर्स होती है वो सेंटर की तरफ अप्लाई होती है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसको आप सेंट्रिपेटल फोर्स भी कह सकते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन जब सैटेलाइट घूमते हुए इधर आती है तो उसकी स्पीड की या डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होती है। तो एंगल कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्रीज। जब घूमते घूमते सैटेलाइट इस पॉइंट पर होती है तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होती है, फोर्स अंदर की तरफ होती है, तब भी एंगल 90 डिग्री बनता है। जब सैटेलाइट रिवॉल्व करते करते फॉर एग्जांपल इधर आ जाती है तो इस वक्त जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की ऐसे होती है, और तब भी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल है वो 90 डिग्रीज होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि भाई जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो जो वर्क होता है वो मिनिमम होता है, या ज़ीरो कह लो आप, बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो फिर अब आप ये सोचोगे कि भाई वो क्यों रिवॉल्व कर रही है, वर्क नहीं हो रहा तो रिवॉल्व क्यों कर रही है? तो याद रखिए जब भी कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ तो वो फ्री फॉलिंग स्टेट में होती है, वो हर वक्त
अर्थ की तरफ गिर रही होती है, लेकिन ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ वो उसकी सरफेस तक नहीं पहुंचती, बल्कि लगातार अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। लेकिन हमारे इस केस के मुताबिक जो वर्क डन होता है वो मिनिमम होता है। और लास्ट केस हमारे पास है नेगेटिव वर्क का केस। नेगेटिव वर्क का केस कुछ इस किस्म का हो सकता है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही हो और वो डिस्प्लेसमेंट नीचे कवर करे, या फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रही हो और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर करे, यानी कि दोनों के दरमियान का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। फोर्स कहीं ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है लेट से और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है, तो एंगल हो गया 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये जो हमारा तीसरा केस बना, इसमें थीटा कितने डिग्रीज बन रहा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देखते हैं फिर जो आंसर आता है वो कैसे आता है। तो दोबारा से वही काम करेंगे तीसरी मरतबा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क। अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपको। W बराबर होता है F डॉट S के, डॉट को रिमूव करते हैं तो ये आता है Fs कॉस थीटा। ठीक है जी। अब इस मरतबा थीटा कितना बन रहा है, थीटा बराबर है 180 डिग्रीज के, देयरफॉर W बराबर आएगा Fs कॉस 180। कितना होता है कॉस 180, कॉस 180 डिग्रीज बराबर होता है -1 के, देयरफॉर वर्क बराबर आएगा Fs -1, और माइनस को अगर मल्टीप्लाई भी करा देते हैं तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू -Fs। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो एंगल है वो कितने डिग्री बन रहा है, 180 डिग्रीज। और मिनिमम किस लिहाज से कह रहा हूँ, जीरो नहीं कह रहा, नेगेटिव वाली बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी वर्क होगा जितना भी होगा, बट उसके साथ माइनस का साइन आना ज़रूरी है। नेगेटिव वर्क की एग्जाम्पल पहले ये हो सकती है कि कोई भी शख्स किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है। जब भी कोई शख्स किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा होता है, ऊपर की तरफ उठा रहा होता है, तो याद रखिए जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही होती है और जो इसका वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो ऊपर की तरफ ही हो रही है। तो अगर मैं इस फोर्स को फिलहाल हटाऊं और वेट की बात करूं तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, दोनों के दरमियान का एंगल बना 180। तो लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है रस्साकशी की। इसमें आप देखेंगे जो टीम हार रही है सामने वाली, ये फोर्स तो इधर लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो इधर कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर आगे की तरफ कर रहे हैं, पर वो खींच रहे रस्सी को अपनी तरफ है। पर क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टग ऑफ वॉर के अंदर जो हारने वाली टीम है उसके ऊपर वर्क डन नेगेटिव हो रहा होता है, हारने वाली टीम पर। एक एग्जाम्पल स्प्रिंग के खींचने की भी हो सकती है। याद रखिए जब आप स्प्रिंग को डिस्प्लेस करा रहे होते हैं, लेट से इस हाथ को बोल दूं, तो अगर स्प्रिंग को आप इस तरफ खींच रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा होता है, तो स्प्रिंग आप पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करता है, स्प्रिंग अगेंस्ट जाता है डिस्प्लेसमेंट के। अगर इस हाथ की मिसाल से देखोगे तो आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो और जो स्प्रिंग है वो आपको इस तरफ खींचेगा, तब भी जो एंगल है वो कितने डिग्री बन रहा है, 180 डिग्रीज। तो स्ट्रेचिंग एनी स्प्रिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। ठीक है जी। अब आइए ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क समझाता हूं कि वर्क को कैसे हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो एक जुमला याद रखना है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है, कौन से कर्व, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो कर्व बनता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो कर्व बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, उसके अंडर जो एरिया आता है, एरिया अंडर द कर्व, वो हमेशा बराबर होता है वर्क डन बाय द फोर्स के। ये जुमला आप याद कर लें कि जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान का ग्राफ बनता है तो उस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है अंडर द कर्व, वो हमेशा वर्क डन को शो करता है। तो कुछ अलग अलग एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक फोर्स कांस्टेंट है, यानी थ्रू आउट आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, तो आपने अपनी फोर्स को ना बढ़ाया ना कम करा, लगातार फोर्स अप्लाई करी, तो वो कांस्टेंट फोर्स होगी। तो सबसे पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना लिया, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, फोर्स वाई एक्सिस के अंदर। और क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब अगर आप वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, ये जो पूरी जगह नज़र आ रही है आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या शेप नज़र आ रही है आपको, ये शेप आपको नज़र आनी चाहिए एक रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल के, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा।
और वैसे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है। अब लेट से जो लंबाई है उसको हम नाप यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, ये इसकी लंबाई कर देते हैं, एस से शो कर देते हैं, और जो इसकी चौड़ाई है उसको शो कर देते हैं, चौड़ाई ऐसे ऊपर यहाँ से यहाँ तक वाली हो जाएगी। ये इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है जो कि एक्चुअली फोर्स की वैल्यू को शो कर रहा है कि फोर्स कितनी है वाई एक्सिस में। तो एस इंटू एफ लिख दो या एफ इंटू एस लिख दो। अगर फोर्स कांस्टेंट होती है तो जो फॉर्मूला होता है वर्क का वो यही होता है, एफ इंटू एस। जो भी फोर्स है, कितनी फोर्स लग रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, फोर्स कितनी है वो आपको देखनी पड़ेगी, 10-20 न्यूटन जितनी भी है, और जितना फासला उसने तय करा एक्स एक्सिस में जो नज़र आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वर्क डन कैलकुलेट हो जाता है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि फोर्स इंक्रीज हो रही है, आप किसी बॉडी की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लगातार वो इंक्रीज हो रही है, जैसे कि फ्रिक्शन, आप किसी बॉडी की फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को इंक्रीज करती रहती है काफ़ी टाइम तक। तो ये दोबारा से आ गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा और फोर्स लगातार बढ़ेगी। आप देख सकते हैं अब जो ग्राफ बन रहा है उसमें फोर्स लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। कांस्टेंट तो सीधा था लेकिन अभी फासला ही बढ़ता चला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर जाते जाते बढ़ती चली जा रही है। अब वर्क कैलकुलेट करने के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। इस कर्व के नीचे जो एरिया बनेगा उस शक्ल में आपको नज़र आ जाएगा एक ट्राइंगल। यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वो एक ट्राइंगल है। इसका मतलब इस केस में जो वर्क होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करा दो उसकी। अब लेंथ क्या चीज़ है, हाइट क्या चीज़ है? हाइट ये वाला फासला है इधर से लेके इधर तक का, जो कि वैल्यू ऑफ एफ़ को शो कर रहा है। ठीक है ना, ये एफ़ के सीध में आ रहा है, और जो आप कह लो ये हाइट है, ठीक है, एफ़, और जो लेंथ है वो इधर से लेके इधर तक है, जो एस की वैल्यू को जाहिर कर रहा है कि एस की वैल्यू कितनी है। तो इधर फॉर्मूला बनेगा 1/2, लेंथ की जगह पर क्या आना चाहिए, एस, और हाइट की जगह पर आना चाहिए एफ़। आगे पीछे भी करके लिख दो तो हाफ ऑफ एफ इंटू एस आएगा। अगर कभी भी फोर्स लगातार बढ़ रही होती है तो ग्राफ के ज़रिए हम इस तरीके से, इस फॉर्मूले से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। W बराबर होता है 1/2 एफ इंटू एस। बट तीसरा और आखिरी केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। फोर्स पहले बढ़ रही थी, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर आखिर में डिक्रीज हो गई। पहले फोर्स बढ़ रही है, फिर सीधी हो गई, फिर कम हो रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फोर्स बढ़ रही है, फिर फोर्स कांस्टेंट हो गई, फिर नीचे आते आते कम हो रही है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? या तो आपको हर शेप का फॉर्मूला याद होना चाहिए, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं। वो काम क्या करेंगे आप इनको, ये जो भी शेप आपके सामने हो उसको कुछ ऐसी शेप्स में डिवाइड कर लो जो कि आपको पता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे अगर गौर से तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल भी नज़र आ सकता है, रेक्टेंगल भी। देखो 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप कुछ नज़र आ रहा है। तो ये पहला एरिया हो गया, ये दूसरा एरिया हो गया, ये तीसरा एरिया हो गया। इसका मतलब इस केस के अंदर जो भी पहली शेप बन रही है उसका एरिया निकालेंगे, प्लस जो भी दूसरी शेप बन रही है उसका एरिया निकालेंगे, और जो भी तीसरी शेप बन रही है, और कभी कभार स्पेशल केसेस में 4 भी शेप्स बन सकती हैं, और उनसे जो है हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे। अब ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 4 ट्राइंगल हो जाएं, कुछ और स्क्वायर्स हो जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपको ये तरीका पता है कि ग्राफ के ज़रिए वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।